नमस्कार दोस्तों। हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर 1 है। प्रिलिमिनरी प्रोविजन 1 टू 5 हम डिस्कस करेंगे आज। चैप्टर 1 है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुल 37 चैप्टर है सीआरपीसी में, ये हमें पता है, और 484 प्रोविजंस हैं इसमें कुल मिलाकर के, सेक्शंस हैं। और जिसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एंड टर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें चैप्टर 1 है, फिर उसके बाद 2, 3 है, 5 है, 6, 7, 9, 10 और चैप्टर 8 भी इम्पॉर्टेंट है और 10 भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव पार्ट है। उसके बाद 12 जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर 12 के बाद 13, 14, 15, 16 तो 17 और फिर बाद में उधर आएंगे तो डिसीजन पे आ जाएंगे हम जो है। बीच के जो हमारे ट्रायल है 18, 19, 20, 21 वो एक बार डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा प्ली बार्गेनिंग रहेगा 21, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा जब हम आएंगे डिसीजन पे 27 चैप्टर है, फिर 29 हमारे पास है अपील रहेगा, फिर रेफरेंस एंड रिवीजन रहेगा चैप्टर, और फिर हम बेल डिस्कस 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 करेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 पे आ रहे हैं। प्रिलिमिनरी हमारा है 1 टू 5 है, इसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहले 1 है जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में है। सीधे सीधे कहा गया है कि इस कोड को हम क्या कहेंगे, तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और इसका एक्सटेंशन जो है पूरे इंडिया पर है। पहले ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था, बट 31 अक्टूबर 2019 से जो है ये ऑल ओवर इंडिया पर अप्लाई होने लगा है। इसका मतलब है कि अब जो है ये जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई हो रहा है। उसके बाद जो है कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा प्री में जो है कि किस एक्ट के माध्यम से जो है इसे जम्मू कश्मीर पे भी लागू किया गया है। तो ये एक्ट नंबर 2019 है, 34th एक्ट नंबर है 2019 का। उसके सेक्शन 95 एंड 5th शेड्यूल के माध्यम से जो है इसको जो है अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू कर दिया गया है। इसके बाद जब हम उसी में कंटिन्यू आएंगे तो उसके प्रोविजो को जो हम देखेंगे कि ये कहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो ये स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन चैप्टर 8, 10 एंड 11 जो है वो सभी जगह लागू है, चाहे वो स्टेट ऑफ नागालैंड हो चाहे ट्राइबल एरिया हो, सब पे लागू होगा। लेकिन कंसर्न गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो नोटिफिकेशन के द्वारा जो है पूरे सीआरपीसी का कोई पार्ट या कोई भाग या कुछ भी जो है वो स्टेट ऑफ नागालैंड पर या ट्राइबल एरिया पर वो लागू कर सकते हैं। तो चाहे वो जो डिट्टो पूरे प्रोविजन लागू कर दें या उसके जो सप्लीमेंट्री पार्ट है या इंसिडेंटल पार्ट है, कॉन्सिक्वेंटल पार्ट है, उसको मॉडिफाइड करके जो है वो लागू कर सकते हैं। तो ओवरऑल यही है कि हमारा सीआरपीसी जो है अब पूरे इंडिया पे लागू हो रहा है। जम्मू कश्मीर पे भी अब लागू होने लगा है, लेकिन स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरिया पर केवल चैप्टर 8, 10 और 11 ही लागू होता है। बट वहाँ के गवर्नमेंट को पावर मिली है कि वो चाहें तो पूरी सीआरपीसी को भी लागू कर सकते हैं, या उसका कोई पार्ट या उसका कोई चैप्टर जो है या कोई प्रोविजन जो है वो लागू कर सकते हैं। इसके बाद हम जब क्लॉज 2 में आएंगे तो यहाँ पर एक उसका एक्सप्लेनेशन है क्लॉज 2 का कि व्हाट डज मीन बाय ट्राइबल एरिया। तो कहा गया है कि टेरिटरीज which immediately before the 21st day of the January 1972 were included in the tribal area of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule of the Indian Constitution। तो 6th शेड्यूल जो है वहाँ पर उसके जो पैराग्राफ 20 में जो टेरिटरी मेंशन थी जो है उस समय 21 ऑफ 1972 से पहले जो है वही जो है ट्राइबल एरिया माना जाएगा। लेकिन कहा गया है कि इसमें वो पार्ट शामिल नहीं होगा जो शिलोंग का म्यूनिसिपैलिटीज एरिया है। तो म्यूनिसिपल एरिया ऑफ द शिलोंग जो है वो ट्राइबल नहीं माना जाएगा क्योंकि वह लिटरेट एरिया है, तो लिटरेसी वहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे पूरी सीआरपीसी लागू हो जाएगी। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दी शिलोंग जो है, फिर शिलोंग के अलावा जो और एरिया है नागालैंड का ट्राइबल एरिया, वो ट्राइबल एरिया ही माना जाएगा और वहाँ पे सीआरपीसी लागू नहीं होगी। और पूरी सीआरपीसी हमारी कब इन्फोर्स हुई है, वो है 1st डे ऑफ अप्रैल 1974। तो 1 अप्रैल 1974
इसका इन्फोर्समेंट डेट है। 1973 का हमारा एक्ट है, बट एक साल बाद लागू हुआ है, वो है 1 अप्रैल 1974। अब इसके कुछ डेफिनेशन क्लॉज हैं जिसको हमने बहुत सीक्वेंस में जमा दिया है, क्योंकि सीआरपीसी में एक खासियत है कि इसका जो डेफिनेशन है वो अल्फाबेटिकल है। तो ए बी सी डी इधर याद कर लीजिए, उधर जो है जो जितने टर्म्स डिफाइन हैं उसका पहला टर्म्स आप याद कर लेंगे तो वो उसी सीक्वेंस में बैठते हुए आएगा। अब जैसे आप सपोज दैट एक साइड लिखा हुआ है कि ADY X 2A 2D 2Y 2X, और दूसरी साइड जो है कुछ टर्म्स डिफाइन कर दिए गए हैं, आपसे कहा कि मैचिंग कराइए। तो जो टर्म्स आपको डिफाइन किए गए हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दीजिए आप, और सीक्वेंस में बैठा वो जो है उसी सीक्वेंस में मिल जाएगा आपको। तो इधर जो है दोनों साइड को जो है अल्फाबेटिकल में कर देंगे तो जो एक दूसरे के सामने आएगा वही मैचिंग होगा। तो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस 2A में ही डिफाइन है, कॉग्निजेबल जो है वो 2C में डिफाइन है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस L में डिफाइंड है। तो CL याद कर लेंगे, CL जो है, तो CL जब याद कर लेंगे तो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको मिल जाएगा कि डेफिनेशन कहाँ पे दिया गया है। कंप्लेंट D में है, और ये FIR कहीं डिफाइन नहीं है, उसके बारे में 154 में दिया गया है। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन जो है GH में है, लगातार दिया गया है, तो उसको आप याद रखेंगे। आई से दोनों चल रहे हैं, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, तो GH। उसके बाद समन वारंट है, ये दोनों लगातार चल रहे हैं, WX में है, दोनों है। बीच में एक टर्म्स इंसर्ट कर दिया गया है, WA जो है, उसमें विक्टिम टर्म्स को डिफाइन किया गया है, लेकिन उसको अभी आप छोड़ दीजिए। समन एंड वारंट किसकी बात करेंगे तो WX में डिफाइंड है, एंड कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहीं डिफाइन नहीं है। इसके बारे में एक शेड्यूल है 320 में, और वहां पे हम जब जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की। तो बेलेबल ऑफेंस हुआ है जिसमें कि बेल इज द मैटर ऑफ राइट, यानी एक्यूज्ड पर्सन को बेल पाने का अधिकार हो जाएगा, लेकिन नॉन बेलेबल में उसको बेल पाने के अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो बेलेबल मामले से वो मामला है, इंडिकेट है, जो शेड्यूल फर्स्ट में जिस ऑफेंस को बेलेबल बनाया गया है वो बेलेबल ऑफेंस होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लियर कट कह दिया गया है डेफिनेशन में कि इसके अमाउंट ऑफ पनिशमेंट से कोई मतलब नहीं है, कितनी साल की सजा दी जा रही है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है चेक करने का कि मामला बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। सीधा सीधा कह दिया गया है कि जिस आईपीसी के जिस ऑफेंस को फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल दिखाया गया है वो बेलेबल ऑफेंस होगा, और जिसे नॉन बेलेबल दिखाया गया है वो नॉन बेलेबल होगा। क्लियर कट। तो बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल दिखाया गया है, नॉन बेलेबल वो है जो बेलेबल नहीं है। तो जो बेलेबल ऑफेंस नहीं है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो अमाउंट ऑफ पनिशमेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम उसी में लास्ट पे पढ़ेंगे तो कहा गया है कि यदि किसी एक्ट में कोई अदर एक्ट है और उसमें नेचर ऑफ दी ऑफेंस नहीं बताया गया है कि वो ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, तब वहां पर अमाउंट ऑफ पनिशमेंट की बात आएगी कि वो कितने साल से उसमें पनिशमेंट दिया गया, कितने साल का पनिशमेंट का व्यवस्था किया गया है। तो यदि कहा गया है कि वो मामला ऐसा है कि वो 3 साल के कम कारावास से पनिशेबल है, तब वो बेलेबल ऑफेंस होगा। लेकिन यदि वो 3 ईयर या मोर देन 3 ईयर पनिशेबल है तब वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। तो इसका मतलब है कि सीआरपीसी आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेलेबल और नॉन बेलेबल तो वही है जो कि फर्स्ट शेड्यूल में शो किया गया है, लेकिन अदर ऑफेंस में जहां की क्लियर नहीं है कि वो ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, तब उसे हम पनिशमेंट के अमाउंट पर कसेंगे, जो है कि यदि उसमें पनिशमेंट 3 साल से कम की है तो बेलेबल होगा, 3 साल या उससे ज्यादा की होगी तो नॉन बेलेबल होगा। बेलेबल ऑफेंस बहुत जो है बहुत ज़्यादा जो है ग्रेव इन नेचर का नहीं होता है, उससे ज़्यादा जो है समाज को क्षति नहीं होती है, लेकिन नॉन बेलेबल जो है नेचर में ज़्यादा ग्रेव होता है, इसलिए वो उसमें बेल जल्दी नहीं मिलती है। इसी तरह से कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल की बात कही गई है। कॉग्निजेबल में क्या है कि कॉग्निजेबल वो ऑफेंस है जिसमें कि पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। लेकिन
जो कॉग्निजेबल नहीं है वो नॉन कॉग्निजेबल होगा और उसके लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता पड़ेगी, बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर पाएगा। एक एक्सेप्शन है 155 का, जबकि वो अपना नाम और पता बताने से इनकार कर देता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि व्यक्ति कौन है, इसका एड्रेस कहाँ है, पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है और जैसे ही आइडेंटिफाई हो जाएगा वो उसको रिलीज कर देगी। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये है कि वो ऑफेंस जो कि बिना वारंट के पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। और इसमें भी कहा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वही ऑफेंस है जिसको कि सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल दिखाया गया है, और जो कॉग्निजेबल नहीं है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यानी कि अमाउंट ऑफ पनिशमेंट का क्राइटेरिया यहाँ भी नहीं है कि हम कैसे चेक करें कि कौन कॉग्निजेबल है कौन कॉग्निजेबल नहीं है। बट अदर देन सीआरपीसी, अदर देन आईपीसी जो है, यदि कोई ऐसा एक्ट है जो कि कुछ नहीं बता रहा है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, तो वहीं पर वहां भी 3 साल का क्राइटेरिया होगा। 3 साल से ज्यादा का पनिशमेंट है तो वो कॉग्निजेबल होगा, 3 साल से कम का पनिशमेंट है तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल गंभीर मामला है और नॉन कॉग्निजेबल गंभीर मामला नहीं है, सिंपल सा मामला है। 2L 2C 2L में जो है दोनों टर्म्स डिफाइन है, CL याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब बात करते हैं कंप्लेंट और FIR की, तो कंप्लेंट और FIR, कंप्लेंट किसी मामले में फाइल होगा और FIR जो है केवल कॉग्निजेबल मामले में ही फाइल होगी। कंप्लेंट जो है वो एक प्रतिवेदन है, एक जो है एप्लीकेशन है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है, सबमिट की जाती है, ताकि मजिस्ट्रेट जो है सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति के अगेंस्ट में एक्शन ले या सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली जो है कार्रवाई करे। एक बात याद रखना है कि कंप्लेंट और FIR दोनों में जो है एक चीज कॉमन है कि एक्यूज का पता चले या न चले तब भी दोनों फाइल हो सकती है। लेकिन कंप्लेंट केवल और केवल जो है मजिस्ट्रेट के सामने फाइल होगी, जबकि FIR पुलिस थाने में फाइल होगी, इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है उसके पास फाइल होगी। कंप्लेंट किसी मामले में फाइल होगी, FIR जो है केवल कॉग्निजेबल मामले में ही फाइल होगी। कंप्लेंट जैसे ही फाइल हो जाती है, इसका मतलब है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है अब स्टार्ट हो जाएगी, बट FIR जो है दिस इज नॉट अमाउंट टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग। उसके बाद डिफिनेशन जो है 2 में दिया गया है, 2D में दिया गया है, और FIR के बारे में बताया गया है 154 में कि हाउ FIR में बी लॉज्ड वनली। उसके बाद जब हम आते हैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो है, तो G और H है। इंक्वायरी जो है एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग है जो इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा की जाएगी या किसी अन्य जो है ऑथराइज पर्सन द्वारा की जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑथराइज करती है कि उस मामले में वो इन्वेस्टिगेशन करे। समन एंड वारंट है, WX में दिया गया है। तो समन वो मामला है जो कि 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, वो समन मामला है। और वारंट मामला क्या है? वारंट मामला वो है जो कि 2 ईयर या 2 ईयर से ज्यादा अमाउंट से वो पनिशेबल है, तो वो वारंट मामला होगा। समन और वारंट मामला जो है वो मजिस्ट्रेट का कंसर्न है, वो इसलिए है कि वो समन जारी करे या वारंट जारी करे। अगर समन केस है तो समन जारी करेगा, वारंट केस है तो वारंट जारी करेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि समन मामले में भी वारंट इशू कर सकता है। वो 87 का मामला जब हम पढ़ेंगे सेक्शन से 87, तो उसमें दिया गया कि कब समन मामले में वारंट इशू हो जाएगा, या कभी कभी जो है कब समन मामले को वारंट ट्रायल किया जाएगा। तो वो जो हम जब समन ट्रायल पढ़ेंगे चैप्टर 20, तो वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ध्यान दो, बेलेबल नॉन बेलेबल जो है ये भी कोर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसको बेल दिया जाए किसको बेल ना दिया जाए। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पुलिस का मामला है, किसको अरेस्ट करना है बिना वारंट के, किसको अरेस्ट नहीं करना है उसके लिए है। समन और वारंट ट्रायल केस जो है ये भी कोर्ट का कंसर्न है कि कौन मामला कैसा है, समन इशू करना है, वारंट इशू करना है, या कौन सा ट्रायल अडॉप्ट करना है, वो इसके लिए है। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल जो है 320 में जो है बताया गया है चार्ट। इसका मतलब ये कि किस मामले में व्यक्ति आपस में समझौता कर सकते हैं और किस मामले में व्यक्ति समझौता नहीं करेंगे। 320 में जो है 2 चार्ट बनाए गए हैं। पहला ये है कि व्यक्ति आपस में समझौता कर सकते हैं, और दूसरा है कि कोर्ट की सहमति से समझौता करेंगे। लेकिन जिसमें समझौता नहीं होगा वो नॉन कंपाउंडेबल केस होगा, उसका जो है यानी कि जो दोनों चार्ट में नहीं आया है वो नॉन कंपाउंडेबल केस होगा। जहां कंपाउंडेबल हो गया है, जहां मामला कंपाउंड हो गया है, समझौता हो गया है पक्षकारों के बीच में, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो एक्विटल होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
कुछ हम चीजें देख लेते हैं फटाफट। जो है चार्ज को डिफाइन किया गया, उसके अलावा जो है चार्ज भी पूछता है, बट एक बात ध्यान रखना कि 2B में चार्ज को डिफाइन किया गया, चार्ज C से स्टार्ट है, 2B में है। ऑफेंस बहुत पूछता है, N में है। तो ये दो चीजें बहुत पूछी जाती हैं। तो जो डेफिनेशन ऑफेंस की यहाँ पे परिभाषित है, डिफाइंड है, वो बहुत परफेक्ट डेफिनेशन है। कहा गया कि एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। तो कोई भी एक्ट है यदि किसी भी लॉ के द्वारा उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है तो वो ऑफेंस माना जाएगा। जो ऑफेंस की डेफिनेशन आईपीसी में दी गई है थोड़ा सा एम्बिगस है, लेकिन वो भी ठीक है, बट ये बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया गया है ऑफेंस की जो है 2N में, सीआरपीसी में। उसके बाद कहा गया कि जहाँ पे कटर ट्रेसपास एक्ट है उसमें कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा। वो जो है सेक्शन 20 है, वो हाइड हो गया यहाँ पर, उसके तहत जो है वो भी ये ऑफेंस माना जाएगा। चार्ज की बात जब हम करते हैं तो 2B में है, तो चार्ज का मतलब इंक्लूड्स एनी हेड्स ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड्स। जहाँ पर एक ए ने बी को की पिटाई कर दी है तो वहाँ पे ग्रीवियस हर्ट लग गया है, उसके साथ असॉल्ट के भी चार्ज लग गए हैं, क्रिमिनल फोर्स के भी चार्ज लग गए हैं, तो उसमें से हर एक हेड चार्ज माना जाएगा। अगर चाहें तो केवल 323 का भी चार्ज कर सकता है अकेले, वो अपने आप में सब कन्फाइन कर लेगा, या पुलिस चाहे तो 323 के साथ साथ जो है यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट की भी चार्ज लगा देती है कभी कभी जो है, तो वो कई चार्जेज हो जाते हैं, तो कई हेड्स के चार्ज हो जाते हैं वो। इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस हैं जो कभी भी पूछे जाते हैं, उनको याद करना है आपको। यहाँ पे प्लीडर है, 2Q में है, आर में पुलिस रिपोर्ट है, एस में पुलिस स्टेशन है, टी में प्रेस्क्राइब्ड है, यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ध्यान देना पी से चीजें हैं एकदम। अगर ये सभी चीजें आ गई हैं पी से, तो इसको यदि आप बैठाते हैं अल्फाबेटिकल तो QRSTU में वो बैठ जाएगा अपने आप। ग्रामर जिस तरह से बनाते हैं जो है उसी ढंग से इसको बैठाया गया है। विक्टिम टू WA में है तो ये जोड़ा गया है बाद में, ये देना। और जो टर्म्स यहाँ पे डिफाइन नहीं है उसके वही मीनिंग होंगे जो कि इंडियन पिनल कोड में बताए गए हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट टर्म्स पुलिस सीआरपीसी में कई बार यूज किया गया है, और बहुत बार जो है उसके सामने एडजेक्टिव नहीं लगाया गया है कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा कि आपका जुडिशियरी होगा। तो इसलिए हमें अब आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से एक्ट हैं जो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट परफॉर्म करेगा और कौन सा एक्ट है जो आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट परफॉर्म करेगा। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सा एक्ट करेगा और कौन सा एक्ट जो है आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा, उसको हम कैसे पहचान पाएंगे, तो इसलिए कहा गया है यहाँ पे उसको भी क्लियर करने का प्रयास किया गया है। तो पहली बात, जहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट टर्म्स यूज किया गया है पूरे सीआरपीसी में कहीं भी, तो इन रिलेशन टू एन एरिया आउटसाइड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो यदि वो मेट्रो एरिया नहीं है तो उसका मतलब होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जहां पर केवल मजिस्ट्रेट टर्म्स यूज किया गया है और वो मेट्रो एरिया से बाहर है के काम के लिए कहा गया है, तो दैट मीन्स इट इज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और अगर मेट्रो एरिया के लिए कहा गया है तो दैट मीन्स दिस इज द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जहां मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास कहा गया है तो यदि वो मेट्रो एरिया में है तो इसका मतलब है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। यदि मेट्रो एरिया से बाहर है, मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है, तो मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास ही माना जाएगा। तो पहला जो है हमारा बियॉन्ड द मेट्रो एरिया है, और दूसरा है विद इन द मेट्रो एरिया। टाइपिंग में एरर है तो वो पहला वही है। तो बियॉन्ड द मेट्रो एरिया का मतलब है कि मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, और विद इन द मेट्रो एरिया का मतलब है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। वही जो है बात दूसरी में कहते हैं कि जहाँ पे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात जब हम आती है तो उसका मतलब है कि मेट्रो एरिया है तो मेट्रो मजिस्ट्रेट, और अदर एरिया है तो मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। इसका मतलब है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास नहीं होता है, सीधे वहाँ पे मेट्रो मजिस्ट्रेट ही होगा। लेकिन मेट्रो एरिया के बाहर जो है मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है रहेगा। तो यदि कोई ऐसा टास्क असाइन है दिस इज ओनली फॉर दी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, और वो टास्क मेट्रो एरिया में करना है, तो दैट टास्क मे बी डन बाय दी मेट्रो मजिस्ट्रेट ओनली। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है कुछ चीजें और हैं जहाँ पे सीजीएम की बात आती है। तो ये मेट्रो एरिया है तो वो होगा चीफ मेट्रो मजिस्ट्रेट। यदि जो है अदर कोर्ट की बात हम करते हैं जो है, तो कोर्ट ऑफ दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वो होगा कोर्ट ऑफ दी मेट्रो मजिस्ट्रेट। तो मेट्रो मजिस्ट्रेट यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया में
मेट्रो मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रो मजिस्ट्रेट ही होगा। इसके अलावा बाहर आएगा तो बाहर तो हमारा जो आपका चल ही रहा है सीजीएम होगा और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, दिस इज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद जब हम बात करते हैं सीआरपीसी लागू होने से पहले की बात करते हैं, कोई ऐसा एक्ट बना है जो हमारा 1973 की सीआरपीसी लागू होने से पहले बना है और उस एक्ट में मजिस्ट्रेट टर्म्स यूज किया गया है। तो व्हाट डज मीन बाय दैट मजिस्ट्रेट? तो कहा गया कि जहां पे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा गया है दैट मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और कहा गया कि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का मतलब या मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास का मतलब क्या होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो इसका मतलब है कि नए सीआरपीसी के थ्रू जो है जो मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास है वो हटा दिया गया है और जो काम पहले से असाइन किए गए हैं थर्ड क्लास को अब वो काम सेकेंड क्लास ही करेगा। तो अब आगे जाते हैं, जो प्रेसिडेंसी एरिया है या जो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हैं वो सभी काम अब जो है मेट्रो मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रो मजिस्ट्रेट करेगा। उसके बाद कहा गया कि टू द एरिया विच इज इंक्लूडेड इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया, वहाँ पे मेट्रो एरिया उसको माना जाएगा और जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है मेट्रो मजिस्ट्रेट ही काम करेगा। फिर उसके बाद जो है तो जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है सेकेंड क्लास है उस एरिया में तो वो मेट्रो मजिस्ट्रेट होगा। तो सीआरपीएफ लागू होने से पहले चीजों को जो है जो एक्ट अभी चल रहे हैं रिपील नहीं हुए हैं, सीआरपीएफ लागू होने से पहले बन गए हैं, उसमें कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं तो उसका क्या मतलब होगा उसी के बारे में ये कहा गया है। तो मजिस्ट्रेट का मीन्स क्या होगा? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, दिस इज द नेक मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, थर्ड क्लास मतलब क्या होगा कि मजिस्ट्रेट जो है वो सेकंड क्लास होगा और जो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है वो मेट्रो मजिस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको वहीं समझा जाएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आफ्टर दिस सीआरपीसी की जब बात करते हैं, सीआरपीसी के बाद कोई एक्ट बना है उसमें चीजें हैं तो वो हम जो हमारी चीजें पहले की हैं वो वहीं जो है इन्वॉल्व होंगी। तो which involve the appreciations or shifting of evidence or formulation of any decision which exposes any person to any punishment or penalties or detention in custody pending investigation। इसका मतलब है कि उस मजिस्ट्रेट का जो कार्य है उसका नेचर कैसा है। यदि उसका नेचर ऐसा है कि वो कोई डिसीजन ले रहा है और उसके डिसीजन के बाद किसी व्यक्ति को कोई पनिशमेंट मिल रहा है, कोई व्यक्ति किसी पेनाल्टी के अंडर हो जा रहा है, कोई उसको जो है कुछ कार्य करने से रोका जा रहा है, उसको अब जो है किसी कस्टडी में डाल दे रहे हैं, आप जो है उसके अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल चल रहा है आपके कामों से जो है, तो इसका मतलब है कि वो सभी एक्ट जो है वो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा किया जाएगा। तो all these works pertaining to this topic regarding the punishment, penalty, detention, investigation, inquiry, trial consequences हैं तो उन सभी में इन्वॉल्वमेंट किसका रहेगा? दैट इज द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यदि जहां किसी एक्ट में आया है कि ऑर्डर करना है कि भैया आप कंटिन्यू करो अपना अन्वेषण, तो वो कौन ऑर्डर करेगा? जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वही ऑर्डर करेगा। इसके अलावा जहां लाइसेंस देना हो, किसी का लाइसेंस सस्पेंशन करना हो, लाइसेंस कैंसिल करना हो, प्रोसिक्यूशन के लिए आपको सैंक्शन देना हो, विड्रॉ करना हो, तो ये अगर कोई काम है तो वो आपका जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो करेगा। तो ये उसके लिए जो है बाइफर्केशन यहाँ पर किया गया है आफ्टर दिस सीआरपीसी। यदि कोई एक्ट बना है उसमें टर्म्स मजिस्ट्रेट दिया गया है, एडजेक्टिव आगे नहीं बताया गया है कि वो एक्ट कौन मजिस्ट्रेट करेगा, न्यायिक करेगा या कार्यवाही जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा वो करेगा, तो उसके कार्य का जो नेचर होगा ए में आएगा तो न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा और बी में आएगा तो जो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो उस एक्ट को परफॉर्म करेगा। इसके बाद जब हम बात आगे बढ़ते हैं जो है करते हैं तो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड एंड अदर लॉस। तो कहा गया कि इंडियन पीनल कोड के तहत जितने भी ऑफेंस किए गए हैं उन सब के ट्रायल जो है सीआरपीसी के तहत ही किए जाएंगे। तो उसके इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंक्वायरी, उसके ट्रायल जो है सीआरपीसी में जो प्रावधान बताए गए हैं, प्रोविजंस बताए गए हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो है किए जाएंगे। एंड ऑल ऑफेंसेस under any other law shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provision। तो वो भी जो है सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली ही किए जाएंगे, लेकिन यदि वो स्पेसिफिक एक्ट कोई स्पेशल प्रोविजन बता रहा है तो उसको फॉलो किया जाएगा।
तो सब्जेक्ट टू एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रेगुलेटिंग एनी अदर प्रोसेस प्लेफ ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इंक्वायरिंग इनटू ट्राइंग, तो वो सब चीज़ों को फॉलो करते हुए तब सीआरपीसी को फॉलो किया जाएगा। तो जिस जिस पॉइंट पर उस पर्टिकुलर एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं बताए गए हैं तब तो हमारी जो सीआरपीसी है अप्लाई होगी, बट यदि उसने कोई प्रोविजन बताए हैं तो वो जो है फॉलो किया जाएगा। लेकिन आईपीसी के लिए तो हमारी सीआरपीसी ही फॉलो की जाएगी। उसके बाद कुछ सेविंग्स हैं, कुछ चीज़ों को बचाने का प्रयास किया गया है 5 के द्वारा। तो नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल इन द एब्सेंस ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोविजन टू कॉन्ट्ररी अफेक्ट। क्या है कि एनी स्पेशल लॉज, लोकल लॉज फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर कन्फर्म्ड और any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force। तो 3 चीजों को बचाने का प्रयास किया गया है। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई स्पेशल लॉज हैं, कोई लोकल लॉज हैं तो वो कंटिन्यू चलेंगे। किसी भी अथॉरिटीज में कोई स्पेशल पावर, कोई स्पेशल अथॉरिटीज कंफर्म की गई है तो उसको एक्सरसाइज करेगा, सीआरपीसी उसको ओवररूल कभी नहीं करेगी। और यानी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर को प्रेस्क्राइब किया गया है कि किसी स्पेसिफिक लॉ में कोई ट्रायल इसी प्रोसीजर इसी को फॉलो करके चलाया जाएगा, तो जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है वही फॉलो होगा, सीआरपीसी हमारी अप्लाई नहीं होगी। तो उन 3 चीज़ों को बचाने का प्रयास किया गया है।